ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का सेशन 6 होने वाला है, लेक्चर नंबर 6। तो इसके पहले जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में अभी तक जितने भी कंपोनेंट्स के बारे में, जितने भी एरोडायनेमिक्स, फ्लाइट कंट्रोल, फ्लाइट मूवमेंट्स, और जब मैं स्टार्ट किया था बेसिक ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी, तो वो सब में किसी को भी डाउट है या तो कोई उसका रिकैप देना चाहता है कि मैंने पिछले लेक्चर्स में क्या क्या कवर किया है। सर, हम्म। जैसे मैं उस एक सवाल था जो प्रोपेलर्स है। हाँ, कुछ प्रोपेलर्स बहुत लंबे होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, वैसा क्यों है, एक बार समझा देंगे? प्रोपेलर्स पे ना। तो हाँ। देखो, प्रोपेलर से डिपेंड करता है उसके, मतलब उसकी जो डिजाइनिंग होती है, और उस डिजाइनिंग की वजह से कितनी वो थ्रस्ट मतलब जनरेट कर पा रहा है। और ये तुम्हारे होते हैं दो फैक्टर्स की वजह से। एक तो तुम्हारे पहले जो होगा डायमीटर, और डायमीटर किसका, मोटर का कि प्रोपेलर नहीं का? नहीं, डायमीटर तुम्हारे प्रोपेलर का, जो ओके। प्रोपेलर की विंग्स होती हैं। हम्म। वॉइस क्लियर आ रहा है अभी? हाँ सर, आपका वॉइस पूरा क्लियर है। ठीक है। तो तो डायमीटर जैसे कि 10 हम्म mm, मतलब 10 mm का होता है तुम्हारा रेडियस, तब कितना डायमीटर हो जाएगा उसका? 20 mm, जो सर्कल है वो रोटेट करेगा। तो हम्म उस पर डिपेंड करता है। और विंग्स के, मतलब कि एक तो मोटर के स्पीड पे डिपेंड करेगा तुम्हारा कि कितना हम्म। थ्रस्ट जनरेट होगा, और दूसरी होगी, अगर प्रोपेलर पे तुम ध्यान दोगे उसकी डिजाइनिंग में थोड़ी सी कर्व होती है, टिल्ट ज़्यादा होती है। हाँ, तो पिच थोड़ा रहता है उसमें। हाँ। तो सर, तो जैसे मेरे पास एक A2212 वाला जो भी वो छोटा सा जो भी है ना, येलो कलर का, वो वाला मेरे पास मोटर है। तो मैं उसमें क्या अपना मर्जी से एक बड़ा सा प्रोपेलर नहीं लगा सकता? जैसे मैं हम नट बोल्ट का हम सही कर लेगा, मगर क्या हम्म, हम बड़ा सा प्रोपेलर नहीं लगा सकता? देखो, बड़ा सा प्रोपेलर लगाओगे तो उसकी वेट भी होगा कुछ। यस। प्रोपेलर देखो किस पे, मतलब प्रोपेलर को अगर तुम मोटर के कैपेसिटी से ज़्यादा बड़े प्रोपेलर लगा रहे हो, तो वो एयर कट करेगा, एयर ड्रैग होगा उस पर। एयर ड्रैग पढ़े थे ना स्टार्टिंग में, तो एयर ड्रैग की हम्म। वजह से मोटर एक उतने ज़्यादा फोर्स नहीं जनरेट कर पाएगा वो हम्म। उसमें। जैसे एक बैलून लो और एक छोटी सी बॉल लो लेदर की, तो उसमें कुछ डिफरेंस है कि बैलून का साइज बड़ा है और वॉल्यूम उतना ही है, और बॉल है छोटा सा। अगर वो वाली रबड़ वाली बॉल आती है छोटी वाली, वो दोनों की साइज, और रबड़ की तो दोनों ही बनी है, रबड़ वाली हाँ बॉल छोटी वाली हाँ। जो 1-2 रुपए की आती है, और बलून, बलून का डाइम मतलब एरिया ज़्यादा बड़ा हो गया। वैसे ही तुम जब एरिया ज़्यादा बड़ा करो उसका, अरे प्रोपेलर का एरिया ज़्यादा बड़े करोगे, तो उसमें क्या होगा कि फोर्स कट करेगा ज़्यादा। फोर्स ज़्यादा कट करे मतलब एयर ज़्यादा कट होगी, तो उसकी हम्म। जो वेट लिफ्टिंग होगी वो हल्की हो जाएगी, मतलब कि थ्रस्ट जो होगा वो कम जनरेट होगा, अगर उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं है। तुम दो तरीके से हम बताते हैं, एक एग्जांपल देते हैं। देखो, दो फैन लो। एक फैन जब हाँ कभी स्टेशन पे देखे हो कि हाँ स्टेशन पे हाँ बहुत हाँ बड़ी हाँ फैन लगती है, हाँ। और एक घर पे जो फैन लगती है, हम्म। उन दोनों में प्रोपेलर का ही डिफरेंस रहता है। हाँ। और मान लो कि अगर दोनों का मोटर सेम रखो तुम, तो हम्म। कौन सी विंग ज़्यादा तेज रोटेट करेगी? जिसमें छोटा वाला प्रोपेलर है। हम्म, छोटा वाला प्रोपेलर है वो ज़्यादा रोटेट करेगा, और हवा जो है वो ज़्यादा जनरेट करेगा। और जो बट मेरा बड़ा वाला जो, विंग है, हाँ, बड़ा वाला जो विंग है वो कितना देगा तब? बड़ा वाला विंग को पहली बात रोटेट कराने में के लिए बहुत ज़्यादा हॉर्स पावर की मोटर चाहिए होती है। और हाँ। मेन बात है वो पूरे एरिया को कवर करता है, मतलब वो हवा एक लो स्पीड में हवा प्रोवाइड करता है, समझ रहे हो, हम्म। और ये तुम्हारा हाई स्पीड में हवा प्रोवाइड करता है। तो हाई स्पीड का ही अभी हमको काम है, इसलिए हम लोग BLDC मोटर में हाई, मतलब कि एक पैरामीटर होता है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी, जब तुम कहीं वर्क करोगे इसमें, गवर्नमेंट में जाओ, गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वहाँ पे जब कोई भी ड्रोन, अगर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में गए हो, तो वहाँ पे तुमको इंजीनियर्स जो होंगे, अगर तुम इंजीनियर्स के पोस्ट पे हो, डिजाइनिंग के पोस्ट पे, तब तुमको ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा वो करनी पड़ेगी, प्रिसाइज करने के लिए उसको, कि कितने मोटर, कौन से मोटर पे हम लोग कितने का ड्रोन मतलब प्रोपेलर लगाएंगे, ये सारी चीज़ें। और कोई हम लोग नहीं।
स्टार्ट करते हैं। हाँ और जब हम लोग विंग्स का नंबर बढ़ा देते हैं तब 2 विंग्स 3 विंग्स ऐसे करके प्रोपेलर्स का। हाँ, विंग्स का नंबर देखो डिपेंड करता है कि तुम्हारे मतलब किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हो। रेसिंग में देखोगे कभी कभार कि वहाँ 3 विंग्स लगे हाँ होते हैं, हाँ पर हाँ उसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। थ्री हाँ विंग्स का मतलब कि एयर को जल्दी लिकट कर रहा है, एंगल हाँ। जो उसके बीच में दो विंग्स के बीच में वो कम है। और 2 विंग्स का मतलब होता है कि वो रोटेट करता है, पर एक बेसिक अगर ड्रोन हम लोग को बनाना है फ्लाई करने के लिए तो वो 2 विंग्स पे काम चल जाता है। 3 विंग्स पे हम लोग को बहुत ज़्यादा तेज तेज मतलब एयर को कट करना पड़ता है और थ्रस्ट थ्री बहुत विंग्स में यानी कि थ्रस्ट कम जनरेट होगा। 3 विंग में थ्रस्ट कम नहीं जनरेट होगा, जनरेट तो ज़्यादा ही होगा। जैसे कि 2 विंग्स में भी कम हो मतलब कम होगा उसके कंपैरिजन में। मेन जो थ्रस्ट का कॉन्सेप्ट है वो जितने तेजी से एयर को कट करेगा और वो नीचे पुश करेगा कट करके, बस उतने तेज से उतने ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट होगा। तो मैं थ्री थ्री विंग्स वाला ही क्यों नहीं यूज कर लेता सारे में, बिकॉज जब मुझे मालूम है कि उससे ड्रैग कम मिल रहा है मुझे, उससे मेरे को थ्रस्ट भी ज्यादा मिल रहा है, स्पीड भी ज्यादा मिल रहा है, तो मैं हम्म डायरेक्ट 3 विंग्स वाला क्यों नहीं करूंगा देखो, यूज। रेसिंग में हम लोग क्या 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 पैरामीटर देखते हैं। रेसिंग जब करेंगे हम ड्रोन बनाएंगे तो उसमें क्या क्या देखते हैं, वेट हम लोग का बहुत ज़्यादा हल्का हो और हाँ उसकी कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा शार्प हो। हाँ। और 3 विंग्स में हमको जितनी ज़्यादा स्पीड होती है उतनी ज़्यादा उसकी कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा प्रिसाइज रखनी पड़ती है। अगर हम्म थोड़ा सा हुआ मतलब थोड़ा सा अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन हुआ तो वो क्रैश कर सकता है। टू हम्म विंग्स में हम लोग इसलिए यूज करते हैं इसमें, मतलब अगर नॉर्मल ड्रोन देखो, नॉर्मल ड्रोन में क्या होता है कि 2 विंग्स यूज होता है, उसको हम लोग इजिली कंट्रोल कर पाते हैं। अगर 2 विंग्स एक एक फिक्स्ड स्पीड पे वो रोटेट करता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि उसको कम्युनिकेट अच्छे से करा पाते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि तुम इनफाइनाइट स्पीड से रोटेट करा रहे हो तुम उसको कंट्रोल कर पाओगे, तो वो कंट्रोल करना ईजी नहीं होता है। और हम लोग के ड्रोन में जो बेसिक ड्रोन होते हैं उसमें हम लोग कई सारे कंपोनेंट्स लगाते हैं जिसकी वजह से वो हैवी हो जाता है, तो उसके वो फैक्टर आ जाता है इस पे। हैवी ड्रोन पे हम लोग 3 विंग्स नहीं लगाएंगे, 3 विंग्स लगाते हैं तो इस मतलब उसकी कंट्रोलिंग और वेट की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा वो हो जाती है। दोनों में डिफरेंस आता है काफ़ी। जैसे रेसिंग कार हो गया और नॉर्मल कार में क्या डिफरेंस है, वही सेम ही सिस्टम है इसमें रेसिंग में और तुम्हारे बेसिक जो ड्रोन फ्लाई करते हो तुम। ओके सर। और तुम जो प्रीवियस क्लासेस में ईएससी और वो सारी चीज़ें आज मतलब पूछ रहे थे, तो आज ईएससी और फ्लाइट कंट्रोलर का जो सेशन है, देखो हम्म ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का मैंने 2 पार्ट इसमें पहले एक ही पार्ट में कर रहा था, फिर काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाता तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। पहला जो पार्ट है उसमें हम लोग ईएससी एंड फ्लाइट कंट्रोलर के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा जो पार्ट है उसमें हम लोग सेशन मतलब सेंसर्स के बारे में पूरा पढ़ेंगे, मतलब 7th लेक्चर में। तो आज हम लोग बहुत ही डिटेल्ड में इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ दोनों के मतलब दोनों ईएससी एंड फ्लाइट कंट्रोलर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये तो मेरा इंट्रोडक्शन था और स्टार्ट करते हैं आज। एक बार हम लोग ड्रोन के इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में देख लेते जानते हैं। तो एक बार सब लोग क्लियर कर लो कि सबको वॉइस क्लियर आ रहा है और सब प्रीवियस लेक्चर्स सबके क्लियर हैं, डाउट क्लियर हैं। यस सर। ओके। तो एक बार इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग देखते हैं कि ड्रोन में और हमारे बॉडी में क्या क्या सिमिलर होता है, तो उससे ज़्यादा तुम लोग रिलेट कर पाओगे। जैसे ब्रेन जो हम लोग का होता है सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, तो उसी तरह हम लोग फ्लाइट कंट्रोलर ड्रोन में यूज करते हैं। जो हम लोग का मोटर होता है वो क्या करता है, वर्क करता है। वर्क हम लोग का क्या, हम लोग के बॉडी में वर्क क्या करता है, मसल्स। नर्वस सिस्टम क्या होता है कि हर जगह कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, वैसे ही हम लोग इसमें वायरिंग और एसी यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, और जो भी डिसीजन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कमांड जो जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए। फिर आते हैं हम लोग के आइज़। आइज़ से हम लोग क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं, देखते हैं सामने की चीज़ें, सामने क्या है, ऑब्स्टिकल हैं कि नहीं, हज़ार्ड्स है कि नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट रखी है कि नहीं। वैसे ही हम लोग ड्रोन में यूज़ करते हैं कैमरा। कैमरा क्यों यूज़ करते हैं कि अगर ड्रोन हम लोग फ्लाई कर रहे हैं और ड्रोन तो ऊपर है, वहाँ तो हम लोग देख नहीं सकते ड्रोन के सामने क्या आने वाला है, तो इसलिए हम लोग कैमरा यूज़ करते हैं जो कि हम लोग रिमोट कंट्रोल पे देखते रहते हैं। उससे क्या होता है कि हम लोग को पता चलता है कि ड्रोन के आगे कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं आ रहा है, जिस हम लोग उसको रोटेट मतलब ऑपरेट कर सकते हैं। फिर आता है ईयर एंड बैलेंस। ईयर से हम लोग क्या करते हैं, हियर करते हैं, सुनते हैं, या तो कोई भी चीज़ अगल बगल देखते हैं, मतलब अगल
बगल क्या चीज़ें चल रही हैं उसकी आवाज़ आती है, तो वो सब चीज़ से हम लोग एक मतलब वो सब इनपुट लेकर हम डिसीजन लेते हैं। तो वैसे ही काम करता है सेंसर्स। सेंसर्स हम लोग का क्या काम करता है ड्रोन में कि कितना टिल्ट हो रहा है, कभी विंड विंड ज़्यादा तेज़ से चल रही है तो वो क्या होता है कि कभी इनबैलेंस होने लगता है। तो वो सारी चीज़ें इनपुट लेकर ये देता है तुमको फ्लाइट कंट्रोलर को। फिर जो मेन पार्ट है, ये सारे जो कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब ज़्यादा सारे जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है इसको चलाने के लिए हम लोग को चाहिए बैटरी, जो कि हर्ट की तरह काम करता है। ये क्लियर है सबको? तो अब आते हैं हम लोग ESE, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। अब ये होता क्या है इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर? क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि फ्लाइट कंट्रोलर ही ब्रेन का काम करता है, तो हमको ये लगाने की क्या ज़रूरत पड़ी? पीछे के लेक्चर्स में मैंने जब इसको स्टार्ट किया था तो हल्का इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने सब मतलब सारे कंपोनेंट्स के दे दिए थे। तो कोई एक्सप्लेन करे इसको? सर, हाँ ESC एक स्पीड रेगुलेटर है जो मेरा मोटर का स्पीड को कम ज़्यादा करता है। ये एक गेटवे की तरह काम करता है। मैं बैटरी और मोटर के बीच ये फ्लाइट कंट्रोलर से सिग्नल लेता है और उस हिसाब से मैं बैटरी से मोटर को करंट प्रोवाइड करता है, वही पावर प्रोवाइड करता है। हाँ, ये स्पीड भी कंट्रोल करता है। ये हमारा BLDC मोटर है, वो तुम्हारा 3 फेज पे काम करता है, तो उसको कन्वर्ट करता है DC टू 3 फेज AC से कन्वर्ट मतलब AC पावर में। अभी कैसे करता है अभी हम लोग देखेंगे आगे। तो अभी तक हम लोग को ये पता चला कि AC क्या होता है कि एक मोटर को कंट्रोल करने के, मोटर के स्पीड को, डायरेक्शन को, पावर सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए एक डिवाइस है, जो कि हम लोग लगाते हैं किसके किसके बीच में, मोटर के और फ्लाइट कंट्रोलर के बिटवीन में लगाते हैं इंटरफेस करने के लिए। तो मेन फंक्शन हम लोग का वही है कि ये क्या करता है कि हम लोग का DC पावर को, जो बैटरी से DC पावर आ रही है उसको मतलब वो करता है इनटू कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल सिग्नल और मोटर रोटेशन, मतलब 3 फेज AC सिग्नल में कंट्रोल कर मतलब कन्वर्ट करता है। अगर हम लोग ESC नहीं यूज करें तो मोटर तो सबसे पहले रन नहीं करेगा क्योंकि वो DC सप्लाई पे रन नहीं करता है। और फ्लाइट कंट्रोलर कैन नॉट स्पीड कंट्रोल, मतलब कैन नॉट कंट्रोल स्पीड, स्पीड को नहीं कंट्रोल कर पाएगा, तो ड्रोन नहीं उड़ पाएगा। सिंपल एनालॉजी क्या है, एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि कभी देखो कोई साइकिल या बाइक कोई मतलब रन किया होगा, तुम लोग चलाए होगा कभी बचपन में, साइकिल तो चलाए ही होगे। उसमें क्या होता है कि हम लोग का एक्सेलरेटर पैडल, जो पैडल होता है, पैडल हम लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। वही पैडल कैसे चेंज करेंगे, अगर हम लोग देखते हैं कि हमको ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत है तो हम पैडल को ज़्यादा तेज़ से रोटेट करते हैं, तो साइकिल हमारी ज़्यादा तेज़ से मतलब आगे की तरफ बढ़ती है। और अगर हमको कम चाहिए तो हम लोग धीरे धीरे उसको रोटेट करते हैं। बस वही पैडल क्या है यहाँ पे, ESC। क्लियर है सबको? ठीक। अब ये जरूरी क्यों है, इसको पॉइंट वाइज भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मोटर स्पीड कंट्रोल करता है, और दूसरा क्या है, स्मूथ एक्सेलरेशन, मतलब कि ये एक साथ ही किसी भी मतलब कि स्पीड, मोटर की स्पीड को एक साथ ना बढ़ाता है ना उसको घटाता है, ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा। इससे क्या होता है कि एक अगर बहुत जल्दी जल्दी अगर हम लोग उस मोटर को स्पीड को एक साथ 100 पे कर दिए, फिर एक साथ मतलब अगले सेकंड में हम लोग उसको 50 पे कर दिए, तो इससे क्या होता है कि वो जो हमारा ड्रोन है वो इम्बैलेंस होता है। स्मूथ एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो बढ़ता जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे वो इंक्रीज होता जाता है। स्टेबल फ्लाइट, जब स्मूथ एक्सेलरेशन होगा तो वो स्टेबल फ्लाइट, फ्लाइट जो है वो स्टेबल होगा। ब्रेकिंग, अगर हमको सडनली किसी ड्रोन को रोकना है उसी जगह पे तो हम लोग ब्रेकिंग का यूज करते हैं ESC के जरिए। डायरेक्शन कंट्रोल भी होता है इसमें, और सब मोटर कुछ मोटर्स के लिए। बैटरी प्रोटेक्शन होता है, क्योंकि सडनली हम लोग किसी भी चीज़ को नहीं चेंज करते हैं, बहुत ही या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे। अगर कोई ड्रोन, एक एग्जांपल लेते हैं इसकी फ्लो कैसे कैसे ये कन्वर्ट मतलब कमांड जो है वो जाता है। अगर कोई ड्रोन है वो हवा में टिल्ट हो गया राइट साइड,
तो टिल्ट हो गया तो उससे क्या होता है कि जो हमारा जब वो राइट साइड टिल्ट हो जाता है तो एफसी मतलब फ्लाइट कंट्रोल जो होता है डिटेक्ट करता है टिल्ट। कैसे डिटेक्ट करता है, उसमें कुछ सेंसर्स लगे होते हैं, वो आगे के जो इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं हम इसी लेक्चर में, तो समझ में आ जाएगा। मान लो टिल्ट हो गया तो फ्लाइट कंट्रोलर उसको डिटेक्ट कर लिया। अब जब फ्लाइट कंट्रोलर डिटेक्ट कर लिया तो वो क्या किया कि लेफ्ट साइड के मोटर के स्पीड को वो इंक्रीज कर दिया और राइट साइड के मोटर के स्पीड को वो रिड्यूस कर दिया। उससे क्या हुआ कि जो ड्रोन है वो बैलेंस हो गया। अब जब ये टिल्ट डिटेक्ट किया, अब टिल्ट जब डिटेक्ट किया तो वो सिग्नल भेजा ईएससी को। ईएससी भेजता है चारों मोटर को। ईएससी के कुछ टाइप्स भी हैं अलग अलग, मतलब डिजाइनिंग पे उसके डिपेंड करता है। तो अब आते हैं वर्किंग प्रिंसिपल पर। वर्किंग प्रिंसिपल मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था, अब उसको नोट कर सकते हो तुम लोग। जैसे बैटरी होता है, स्टार्टिंग में बैटरी क्या करता है, सप्लाई देता है डीसी पावर। फ्लाइट कंट्रोलर को देता है डीसी पावर सप्लाई। अब जब फ्लाइट कंट्रोलर सेंड करता है कमांड किसको, जो थ्रोटल सिग्नल होता है वो सेंड करता है तुम्हारा मोटर को, पर उसके बीच में आता है ईएससी। ईएससी पहले रिसीव करता है, फिर उसमें प्रोसेस करता है, फिर जो कमांड है उसको 3 फेज एसी सप्लाई एसी पल्स में वो देता है ब्रशलेस मोटर को, मतलब बीएलडीसी मोटर को। फिर मोटर जो है वो रोटेट करता है और स्पीड एडजस्ट होता रहता है कमांड के जरिए। और कितने स्पीड से होता है ये भी अभी हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ नीचे लिखा है इंपॉर्टेंट में कि बीएलडीसी मोटर कैन नॉट रन डायरेक्टली ऑन बैटरी, मतलब डीसी सप्लाई पे वो नहीं रोटेट करता है। उसके लिए तुमको चाहिए 3 फेज एसी पल्सेस। वो कैसे कन्वर्ट होता है ये भी अभी हम लोग देखेंगे स्विचिंग के जरिए। तो आई होप तुम लोग को इतना पार्ट पता चल गया कि कैसे वो वर्क करता है, किस कहाँ पे वो प्लेस होता है और कैसे वो सिग्नल ट्रांसफर करता है, और ईएससी किस पे वर्क, मतलब बीएलडीसी मोटर किस पे वर्क करता है। अब जो हम लोग का सेकंड पार्ट है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा उसमें याद करने वाली चीज़ें हैं। इंटरनल पार्ट ऑफ ईएससी, मतलब एक, अब हम लोग ईएससी का वर्क जान लिए, अब ईएससी के अंदर क्या क्या होता है, ईएससी के अंदर कैसे डाटा जाता है, कैसे सप्लाई जाती है, कैसे सिग्नल जाता है, और आउटपुट में कैसे 3 वायर निकलते हैं, इनपुट में 2 वायर जाते हैं और एक तुम्हारा सिग्नल के लिए पिन जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि इसके पहले इंटरनल कंपोनेंट, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखेंगे इसके पूरे स्ट्रक्चर कि कैसे कैसे इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट कहाँ पे लगी होती हैं। तो सबसे पहले माइक्रो कंट्रोलर। अब कोई बताए, तुम लोग IoT एम्बेडेड की क्लासेस भी लिए थे स्टार्टिंग में, तो माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? अभी भी शायद चल रही है IoT एम्बेडेड क्लासेस। माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? कोई भी? ओके, कोई बात नहीं। तो माइक्रो कंट्रोलर हम बता देते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर जैसे एक ब्रेन होता है। ब्रेन जैसे कि फ्लाइट कंट्रोलर ड्रोन का ब्रेन है, वैसे ही माइक्रो कंट्रोलर होता है। किसी भी चीज़ एक ब्रेन की तरह वर्क करता है, कोई भी इनपुट लेता है उसको प्रोसेस करके एक आउटपुट देता है। तो वैसे ही इन ईएससी में हम लोग लगाते हैं माइक्रो कंट्रोलर। वो क्या होता है, STM32 हम लोग यूज करते हैं बेसिकली। और भी कई तारीख मतलब कई सारे माइक्रो कंट्रोलर हम लोग यूज करते हैं, पर STM32 ज़्यादातर करते हैं। प्रोसेस करता है सिग्नल, फिर उसके बाद उसको कमांड देता है फ्लाइट कंट्रोलर। अब हम लोग देखते हैं मॉसफेट। मॉसफेट क्या होता है, ये एक तरह का जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है। तुम्हारे घरों में फैन के लिए स्विच लगा है, जैसे ऑन ऑफ करते हो फैन या बल्ब लाइट, तो उससे क्या होता है वैसे ही होता है इलेक्ट्रॉनिक के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के लिए होता है स्विचेस। वो क्या होता है, बहुत ही हाई स्पीड में स्विच करता है, बहुत ही मिली सेकेंड में एक एक चीज़ तुमको स्विच करके दिखाएगा। हम लोग तो 3-4 सेकेंड ले लेते हैं स्विच ऑन ऑफ करने में, तो उससे क्या होता है बहुत तेज़ी से वो स्विचिंग करता है। इसका वर्क क्या है वो भी अभी हम लोग देखेंगे। कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या है कि वो किसी भी एनर्जी को स्टोर करता है, जब पावर को स्टोर करता है चार्ज को, और स्मूथ वे में या तो डायरेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो प्रोवाइड मतलब आउटपुट देता है। वोल्टेज रेगुलेटर क्या है कि अगर तुम्हारे माइक्रो कंट्रोलर को 5 वोल्ट की ज़रूरत है या तो 3 वोल्ट की ज़रूरत है, तो 3 वोल्ट ही वो प्रोवाइड करेगा या 5 वोल्ट ही वो प्रोवाइड करेगा। अगर 6-7 वोल्ट आ रहा है तुम्हारे इनपुट में, तो वो 5 वोल्ट कन्वर्ट करके प्रोवाइड करेगा।
सिग्नल इंटरफेस क्या होता है, जैसे कि किससे हम लोग इनपुट डाटा ले रहे हैं, जैसे पीडब्ल्यूएम पिन्स होती हैं, डीएस शॉर्ट कमांड्स होते हैं, अभी आगे हम लोग देखेंगे कि प्रोटोकॉल्स होते हैं कुछ कुछ। तो वो हमारा हो गया सिग्नल इंटरफेस, कि कैसे रिसीव कर रहा है सिग्नल से वो ईएससी, फ्लाइट कंट्रोलर से ईएससी। अब ये सब कंपोनेंट कहाँ कहाँ प्लेस होते हैं, तो स्ट्रक्चर सबको दिख रहा है, क्लियर, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम लोग का दो साइड, मतलब यहाँ दो साइड आ गए हैं, ये दो साइड क्या है कि हमारा रेड वायर और ब्लैक वायर है तुम्हारा डीसी। अब डीसी सप्लाई तुम वहाँ से देते हो, डीसी सप्लाई जब तुम प्रोवाइड कर रहे हो तो यहाँ से तुम्हारे दो इनपुट वायर हो गए, और ये जो वायर है, ये जो तीन वायर है, ये तुम्हारे सिग्नल वायर्स हो गए। सिग्नल वायर्स किस लिए होते हैं कि तुम्हारे जो इंटरनल, मतलब कि जो सेंसर्स कनेक्टेड होते हैं, वो सेंसर्स के डाटा को लेने के लिए वो सिग्नल वायर होते हैं। जो थ्रोटल सिग्नल्स आते हैं तुम्हारे फ्लाइट कंट्रोलर से, थ्रोटल सिग्नल जो आते हैं, थ्रोटल कम्युनिकेशन सिग्नल, वो तुम्हारे आते हैं सिग्नल वायर से। तो तीन वायर्स का तुम लोग को वर्क पता चल गया, ये दोनों डीसी पावर सप्लाई के लिए, और जो ये सिग्नल वायर है वो थ्रोटल सिग्नल तुम्हारे जो फ्लाइट कंट्रोलर से आते हैं वो। अब ये जो पार्ट है छोटा सा, इसको हम लोग कहते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। जो भी मैंने बताया कि अगर माइक्रो कंट्रोलर को 3 वोल्ट की ज़रूरत है तो वो 3 वोल्ट ही देगा। वैसे ये है तुम्हारा माइक्रो कंट्रोलर, STM32 हम लोग यूज करते हैं। फिर उसके बाद आता है हम लोग का गेट ड्राइवर, मॉसफेट। ये आईसी ये होता है, ये सारे, ये जो 6 आईसी तुमको यहाँ दिख रहे हैं, ये मॉसफेट है, 6 नंबर ऑफ मॉसफेट। ये क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से स्विच को, मतलब सिग्नल को कट करते हैं, फिर ऑन करते हैं, कट करते हैं, ऑन करते हैं। तो ऐसे क्या होता है, सिग्नल हमारे कंट्रोल में आ जाता है। हम लोग इस स्विचेस को कंट्रोल करते हैं, तो आगे जो 3 वायर्स जा रही हैं आउटपुट में 3 फेज के, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं, एक बार मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले हम लोग ब्रशलेस मोटर की वर्किंग पे जाते हैं। ब्रशलेस मोटर वर्क करता है कि हमारा जब इंटरनल जो वाइंडिंग होती है, किस पे, स्टेटर पे जो इंटरनल वाइंडिंग होती है, उस पे जो करंट सप्लाई होती है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब करंट सप्लाई होती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अल्टरनेटिंग होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड अगर फिक्स है तो वो मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर करंट उसमें फिक्स जा रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट होगी। ये प्रिंसिपल है, फैराडे लॉ अभी तुम लोग आगे पढ़ोगे। तो हमको उसके लिए चाहिए कि बार बार फेज जो है वो चेंज हो रहा है, बार बार मैग्नेटिक फील्ड, मतलब करंट का जो फेज है वो चेंज हो रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ 3 फेज का यूज किए। 3 फेज को हम लोग कंट्रोल करते हैं 6 मॉसफेट से। 6 मॉसफेट से कैसे कंट्रोल करते हैं, कभी हम लोग ने 2 मॉसफेट मतलब ऑन कर दिया और बाकी चारों बंद किए, तो इससे क्या होता है कि एक फेज ऑन हो गया। फिर ऊपर वाले 2 को हम लोग ने, मतलब बीच वाले 2 को ऑन कर दिया और ऊपर नीचे ऑफ कर दिया, तो इससे बीच वाले में हम लोग के करंट जो है पास होता है। वैसे ही है। अब ये बहुत ही हाई स्पीड में होता है, जिससे हम लोग को पता नहीं चलता है, पर मॉसफेट बहुत ही मिली सेकेंड में, माइक्रो सेकेंड में ये ऑन ऑफ होता है। इससे होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होता है। कैसे, क्योंकि करंट बार बार चेंज हो रहा है, वो एक अल्टरनेट पावर सोर्स हो गया, तो उससे करंट चेंज होता है। करंट जब चेंज हो रहा है तो हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, उसी से हम लोग का मोटर जो है बीएलडीसी रोटेट कर रहा है। ये था जो क्रिस ने क्वेश्चन पूछा था पहले, इसलिए मैंने नहीं बताया था, क्योंकि थोड़े सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये। जब एससी जब मैंने स्टार्ट किया तब इसको भी कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये क्लियर हो गया सबको कि बीएलडीसी मोटर के लिए 3 वायर्स क्यों चाहिए, और दो, जबकि 2 इनपुट वायर्स आते हैं एसी में। अब हम लोग का ये पार्ट है सिंपल सा, पीसीबी सर्किट है। पीसीबी सर्किट क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, जो कि सब सारे कंपोनेंट्स को एक जगह उस पर स्टोर करते हैं। ये तुम्हारे डायोड हो गए, ये सब प्रोटेक्टरी सर्किट है। जब कोई तुम सर्किट डिजाइन करोगे तो उसमें कुछ कुछ प्रोटेक्शन के लिए कंपोनेंट्स यूज करोगे, ताकि तुम्हारे जो मेन कंपोनेंट है वो ना तुम्हारे बर्न हो जाए। वैसे कुछ रजिस्टर्स हैं यहाँ पे। अब ये 2 कैपेसिटर्स तुमको यहाँ दिख रहे हैं, 2 कैपेसिटर सबको दिख रहे हैं। ये क्या होते हैं कि एक फिल्टर की तरह यूज करते हैं हम लोग इसमें। ये तुमको एक सडनली किसी भी चीज़ को इंक्रीज करने से, मतलब कोई भी वोल्टेज अगर सडनली हाई हो रही है या सडनली लो हो रही है, तो इससे तुम्हारा वो प्रोटेक्ट करता है। कैपेसिटर क्या करता है, थोड़ा वो उसको स्टोर करता है, और इंक्रीजिंग, मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज करता है और ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। तो ये तुम्हारा प्रोटेक्टरी सर्किट या तो फिल्टर की तरह यूज करता है। पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर में किसी को कोई भी डाउट है?
वर्किंग में ईएससी के कैसे वर्क करता है, कब डीसी वर्क मतलब डीसी जो पावर आती है, फिर उसके बाद एसी 3 फेज एसी सप्लाई कैसे जाती है ब्रशलेस मोटर में, और वो मोटर कैसे रोटेट करता है। आई होप कि तुम लोग को ये पूरा इंटरनल सर्किट पता चल गया हो। अब यहाँ देखो नंबर ऑफ मॉसफेट के लिए सर बीएलडीसी मोटर को क्यों एसी चाहिए। हाँ वही मैंने बताया ना कि बीएलडीसी मोटर में होती है वाइंडिंग, जो स्टेटर पे वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग पे तुम करंट दे रहे हो तो वो मतलब अगर तुम डीसी करंट दे रहे हो वाइंडिंग पे तो वो कभी नहीं उस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसको चाहिए अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट चाहिए उसको। तो अल्टरनेटिंग करंट अगर वो चेंज इन करंट, चेंज इन फेज से, वो जो फैराडे लॉ जब लगता है तो चेंज इन फेज से तुम्हारा होता है मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा तब वो परमानेंट मैग्नेट पे लगेगा। तो हमको जब चाहिए एसी सर्किट मतलब एसी सप्लाई, तो इसीलिए हम लोग 3 फेज एसी सप्लाई को यहाँ से बनाते हैं। 3 फेज एसी सप्लाई को हम लोग यहाँ से कन्वर्ट करते हैं, मतलब डीसी को कन्वर्ट करते हैं हम लोग एसी में, ताकि जो हमारा जो डीसी सप्लाई है वो कभी ए फेज में जाए, कभी बी फेज में जाए, कभी सी फेज में जाए। तो ये जब तीनों फेज अगर अल्टरनेटिव मतलब कॉन्टिन्यूसली जब वर्क करती है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होती है, तो जो हमारा करंट है मतलब जो हमारा कॉयल है, तो उसमें उसको लगता है, कॉयल को लगता है कि वहाँ पे एसी सप्लाई आ रही है, इसलिए वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, उसके बाद की वर्किंग तुमको पता है। मेन जो पॉइंट है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने का ही है। मैग्नेटिक फ्लक्स जब तक नहीं जनरेट होगा तब तक वो मोटर रोटेट ही नहीं करेगा परमानेंट मैग्नेट से कट होकर। तो इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे 3 फेज वायर लिया है, 3 फेज आउटपुट दिया है एसी सर्किट। ब्रश्ड मोटर का वर्क कैसे होता है। हाँ ब्रश्ड मोटर में देखो तुम्हारा होता है कि 2 पार्ट, एक दोनों आपके इंटरनल वो होते हैं आपके। बीएलडीसी मोटर क्या होते हैं कि परमानेंट मैग्नेट बहुत जगह लगे होते हैं, और ब्रश्ड मोटर में होते हैं ब्रश्ड तुम्हारा डीसी सप्लाई जाता है उसमें। इसमें तुम्हारा डीसी सप्लाई हाँ इसमें तुम्हारा डीसी सप्लाई नहीं जाता है, इसमें तुम्हारा एसी सप्लाई जाता है, जो डायरेक्ट तुम्हारे उसमें जाते हैं। ब्रश्ड में होता है कम्यूटेशन प्रोसेस, तभी उसको पढ़ना कम्यूटेशन प्रोसेस, तो इसलिए वहाँ पे हम लोग डीसी सप्लाई में ही काम उसमें चल जाता है हम लोग का। कम्यूटेशन प्रोसेस अपने में ही एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, जो कि छोटे मोटर से लेके बहुत बड़े बड़े मोटर्स तक यूज होते हैं, डीसी मोटर जो कि इंडस्ट्रियल वर्क के लिए होते हैं। तो अभी वो कवर करने जाएंगे तो हमारा फ्लाइट कंट्रोलर छूट जाएगा। इसको मैं आपको मतलब एक स्लाइड बना के आपके ग्रुप पे ही शेयर कर दूंगा कम्यूटेशन प्रोसेस का, या तो दोनों को कंपेयर करके ही मैं मतलब स्लाइड शेयर कर दूंगा, क्योंकि अभी हमको फ्लाइट कंट्रोलर के भी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको भी समझना है, उसमें भी काफ़ी टाइम जाने वाला है। फिर आते हैं हम लोग ईएससी के स्पेसिफिकेशन। अब वही सेम चीज़ है जो अभी तक मैंने स्टार्टिंग में बताता था कि हर कंपोनेंट का कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं, वैसे यहाँ पे भी होता है। करंट रेटिंग कि वो 20 एम्पियर का है, 30 एम्पियर का, 40 एम्पियर का, 60 एम्पियर का है, तो वो सारे जब तुम उसको परचेस करने जाओगे तब वहाँ पे तुमको रेटिंग पता होनी चाहिए कि तुमको किस रेटिंग पे चाहिए। वोल्टेज रेटिंग जैसे सेम ही है तुम्हारा 2S 3S 4S। फर्मवेयर, फर्मवेयर क्या होता है कि ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि ईएससी के बिहेवियर को कंट्रोल करता है। जैसे अभी एक एग्जांपल लेते हैं, BLHELS जो तुम्हारा है, ये तुम्हारा मॉडर्न मतलब अभी के समय पे ज़्यादा चल रहा है 32। तो अभी ये सब सॉफ्टवेयर्स जो हैं, जो भी अगर हम लोग सिमुलेशन प्रोसेस करेंगे उसके मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर कोई भी सॉफ्टवेयर हम लोग देखेंगे वो आगे के लेक्चर्स में हम लोग कवर कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि तुमको कम्युनिकेशन के लिए टेंशन लेना है कि अभी नहीं सीख रहे हैं। जैसे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अभी सेंसर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम ड्रोन में कैसे होते हैं। तो ऐसे ऐसे आपका जो ड्रोन का पूरा टॉपिक है वो कवर होता जाएगा। वेट पे भी हम लोग डिपेंड करते हैं, वेट कैसा होना चाहिए, लाइटर मतलब कम होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लाइट वेट होना चाहिए, तब वो एफिशिएंसी बढ़ाता है फ्लाइट टाइम की। तो ये सब पैरामीटर्स हैं, ये तो तुम लोग अपने से भी रीड कर सकते हो। अब देखो ईएससी के कुछ टाइप हैं, 2 टाइप हैं। एक तो ईएससी जो इंडिविजुअल ईएससी होता है, एक 4-in-1 ईएससी होता है। इंडिविजुअल ईएससी जो मैंने सेकेंड लेक्चर में जो ड्रोन तुम लोग को शो किया था उसमें तुमको इंडिविजुअल ईएससी दिख रहा होगा, मतलब 4 ड्रोन मोटर के लिए 4 तुमको ईएससी था वहाँ पे।
अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, मतलब जब हम लोग 4-in-1 ईएससी करते हैं तो इसमें एक ही ईएससी होता है जो कि चारों मोटर के लिए कनेक्ट होता है। मतलब इसमें पिन्स लगे होते हैं कुछ, यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा कि पिन्स है 1 2 3 4, 4 मोटर के लिए 4 पिन्स होंगे, यहाँ से कनेक्ट करोगे तुम तो मतलब तुम्हारा ईएससी जो है फ्लाइट कंट्रोलर के साइड में ही लगा रहेगा, वहीं उसी के पास लगा रहेगा। अब इसके कुछ मतलब इसके कुछ बेनिफिट होते हैं, इसके अलग कुछ बेनिफिट होते हैं। ये क्या होता है कि वन इंडिविजुअल ईएससी क्या होता है कि वो इजी होता है, कभी डैमेज हो गया एक भी ईएससी तो रिप्लेस कर दोगे। और हीट बेटर हीट इंडिविजुअल हीट डिसिपेशन होता है, मतलब हीट को जल्दी जल्दी रिमूव वो करता है, डिसिपेट करता है। अवेलेबल होता है वाइड करंट रेटिंग में, यहाँ देखो यहाँ पे 60 एम्पियर लिखा है, मतलब हाईएस्ट करंट रेटिंग है यहाँ पे 60 एम्पियर की। सिंपल वायरिंग होती है इसमें। अब इसमें जब तुम देखोगे 4-in-1 ईएससी में तो लाइट वेट होता है उसके कंपैरिजन में, एक बेनिफिट ये भी है। जो सर्किट होता है कनेक्शन होता है वो सिंपल होता है, बस तुमको बस मोटर की वायरिंग बस यहाँ से निकालनी है और इनपुट इसको देना है। और ओवरऑल ड्रोन वेट को ही कम करता है, ये भी एक फ़ायदा है। तो मेजर है कि तुमको अपने ड्रोन के लिए कौन सा चाहिए, अगर ज़्यादा एम्पियर के लिए चाहिए, ज़्यादा करंट रेटिंग के लिए चाहिए तो तुम इंडिविजुअली यूज करो। अगर लाइट वेट तुमको बनाना है तो तुम 4-in-1 यूज करो। तो ये क्लियर है सबको? तो हम लोग का ये पार्ट खत्म हो गया। नहीं अभी है एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। देखो अभी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में ऐसे ही बस तुमको इंट्रो दे रहा हूँ कि ये कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन सिस्टम पे एक अलग ही लेक्चर है जो कि 8th लेक्चर होगा तुम लोग का। अब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है कि जो ईएससी है हम लोग का वो फ्लाइट कंट्रोलर से कैसे बात करता है, मतलब कैसे उसका डाटा लेता है, कैसे क्या करता है। तो हम लोग सबसे स्टार्टिंग में यूज करते थे PWM, पिन स्विच मॉड्यूलर। तो PWM हम यूज करते थे, वो 1000 से लेकर 2000 माइक्रोसेकंड पल्स विड्थ पे वर्क करता था। पल्स विड्थ मॉड्यूलस होता है ये, तो बहुत स्लो वर्क करता था वो। अब हम लोग यूज करते थे, उसके बाद वन शॉट आया, मल्टी शॉट आया। जो सबसे इफिशियंट है वो है तुम्हारा डिजिटल कम्युनिकेशन, मतलब डी शॉट। डी शॉट तुम्हारा क्या होता है, फुल्ली डिजिटल होता है और कैलिब्रेशन की इसमें इसको ज़रूरत नहीं होती है, कैलिब्रेट हो जाता है। मोस्ट रिलायबल प्रोटोकॉल है जो कि अभी यूज होता है। अब ये सब क्या है हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, जैसे हर चीज़ का हम लोग कंपेयर करते हैं वैसे भी हम लोग करेंगे पर कम्युनिकेशन वाले लेक्चर्स में। अब हम लोग आ जाते हैं अपने ब्रेन पे, जो कि है फ्लाइट कंट्रोलर, ड्रोन के ब्रेन पे। ठीक है, तो जो ड्रोन का ब्रेन होता है फ्लाइट कंट्रोलर, वो क्या होता है कि सारे सेंसर्स को रीड करता है और उसको मेंटेन करता है बैलेंस। और जो कमांड है, अब कोई कमांड वो प्रोसेस कर रहा है, कोई भी सेंसर की रीडिंग को प्रोसेस कर रहा है और एक कंक्लूजन निकालेगा, एक कमांड वो देगा ईएससी को कि कैसे वो करना चाहिए, ऑपरेट करना चाहिए, कितने स्पीड से वो मोटर रोटेट करना चाहिए। जैसे अभी एग्जांपल मैंने दिया था स्टार्टिंग में कि अगर कोई मोटर टिल्ट हो गया, राइट साइड टिल्ट हो गया, तो फ्लाइट कंट्रोलर क्या करेगा, रीड करेगा पहले टिल्ट। टिल्ट किससे सेंसर से यूज होता है, वो तुम्हारे जायरोस्कोप और उससे एलटी, हाँ जायरोस्कोप से यूज होता है। वो जब टिल्ट हो गया तो टिल्ट को मेजर किया, एक्सेलेरोमीटर से भी मेजर होता है। टिल्ट मेजर होके वो क्या करता है कि प्रोसेस करता है कि अगर ये राइट साइड टिल्ट हुआ है तो हमको कौन सी मोटर, दो मोटर्स को ऑफ कर मतलब स्लो डाउन करना पड़ेगा। फिर वो जब प्रोसेस कर लेता है तो कमांड देता है तुम्हारे ईएससी को, सेम ईएससी मोटर को रोटेट कराता है। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हुआ होगा फ्लाइट कंट्रोलर का वर्क क्या होता है। यहाँ पे नीचे भी लिखा है कि रीड, पहले सेंसर को रीड करता है, मेंटेन बैलेंस करता है, ईएससी को कंट्रोल करता है, फ्लाइट को एग्जीक्यूट करता है मोड में, और तुम्हारा ऑटोनोमस मिशन में काम आते हैं। तो इसके भी हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इसके भी कई सारे टाइप होते हैं। ईएससी में तुम लोग ने देखा बस 2 टाइप होते हैं, मेजर। और इसमें हम लोग ने इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा देखे हैं। यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा जो कि मैंने वहाँ पे यूज किया था। अभी देखेंगे हम लोग, ये दोनों टाइप अलग अलग लग रहे हैं। अब हम लोग फ्लाइट कंट्रोलर की यूज मतलब ज़रूरत क्यों पड़ी, फ्लाइट कंट्रोलर के बिना क्या होगा। जब कोई विंड आती है, कभी मान लो तेज विंड आ गई, फास्ट विंड आ गई, तो वो ड्रोन को हिट करेगी, तो वो बैलेंस अपना खो देगा। वही अगर फ्लाइट कंट्रोलर रहेगा तो विंड के टिल्ट को
मेजर करेगा और अपने बैलेंस को कंट्रोल करेगा, एडजस्ट करेगा। ड्रोन टिल्ट डेंजरस, मतलब हाँ, ड्रोन बहुत अगर टिल्ट हुआ तो उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। वैसे ही सेंसर जब डिटेक्ट करता है मूवमेंट को, जब फ्लाइट कंट्रोलर है तो सेंसर जो है डिटेक्ट करता है। जो मैंने अभी एग्जांपल बताया है बस सेम वही है कि अगर फ्लाइट कंट्रोलर नहीं रहेगा ड्रोन में तो क्या होगा, और फ्लाइट कंट्रोलर रहेगा तो क्या होगा। जो भी मैंने पिछला एग्जांपल बताया कि राइट साइड टिल्ट हो जाता है। तो एक बार तुम लोग इसको देखो, क्योंकि ये जैसे वर्किंग प्रिंसिपल मैंने अभी तक बताया तुमको वैसे सेम ही वर्किंग प्रिंसिपल लिखा है, बस ये कंट्रोल लूप में लिखा है। कोई बताएगा कंट्रोल लूप क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस कंट्रोल लूप या लूप क्या होता है, कोई बताए? टाइप करके भी बता दो। क्रिश, निर्मल, अविनाश, सर लूप कीप एग्जीक्यूटिंग, इट डज नॉट स्टॉप। हाँ, जो लूप होता है वो तुम्हारा एक जितने भी तुम सेट किए रहोगे उसी पे रोटेट करता रहेगा, मतलब कि पहले इनपुट से आउटपुट तक जाएगा, आउटपुट से इनपुट तक जाएगा। अब कॉन्टिन्यूअस कंट्रोल लूप का मतलब क्या होता है कि ये कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है, पर तुम लोग ये समझ लो कि जैसे कॉन्टिन्यूअस कंट्रोल लूप का मतलब होता है कि हम लोग एक इनपुट दिए, अगर हम लोग उसको ऑन कर दिए मोटर को, तो क्या किया, सेंसर से फ्लाइट कंट्रोलर पे जाएगा, फिर फ्लाइट कंट्रोलर सीएससी पे, फिर मोटर पे। अब वो कुछ मूवमेंट करेगा ड्रोन, फिर उसके बाद सेंसर फिर से रीड करेगा। कंट्रोल मूवमेंट मतलब कि कंट्रोल लूप मतलब कि वो लास्ट में जाके फीडबैक लेगा कि ड्रोन सही चल रहा है कि नहीं, फिर वो जाके तुमको फ्लाइट कंट्रोलर को देगा सेंसर, फिर सेंसर से वो लूप रोटेट होगी। यहाँ पर तुमको दिख भी रहा होगा, पहले सेंसर है, फिर उसके बाद फ्लाइट कंट्रोलर, फिर ईएससी, फिर मोटर, फिर ड्रोन, फिर उसके बाद सेंसर पे हम लोग फिर से वो करते हैं। पर इस बार जो सेंसर है वो नया डाटा लेके जाएगा, मतलब फीडबैक उसको हम लोग कहते हैं। फीडबैक मतलब कि जो कोई भी आउटपुट है उसका छोटा सा पार्ट, कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आई होप कि कंट्रोल लूप में तुमको कोई डिफरेंट मतलब दिक्कत नहीं आई होगी। यहाँ पे कुछ स्पीड्स लिखे हैं हर टच के, मतलब फ्रीक्वेंसी लिखी है, उससे तुम लोग मेजर कर सकते हो कि आरसी रेसिंग के, आरसी फ्लाइट कंट्रोल की जो वो होती है फ्रीक्वेंसी, वो 4000 से 8000 होती है फ्रीक्वेंसी। बिगिनर मतलब कि बेसिक जो होती है वो 100 से 400 होती है तुम्हारे हर्ट, 400 हर्ट। फिर लूप जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 100 से लेके 800 हर्ट्ज पे। ये तुम्हारा सारे बिगनर से लेकर फ्लाइट रेसिंग फ्लाइट कंट्रोलर की लिमिट है, मतलब एक रेंज है बेसिक। तो अब तक हम लोग ने 3 पार्ट कवर किया। पहला पार्ट कवर किया ESC, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर पहले कवर किया, फिर उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखा कि मेन जो वर्किंग है वो कैसे होती है उसकी। फिर हम लोग ने तीसरा पार्ट कवर किया फ्लाइट कंट्रोलर। अब हम लोग फ्लाइट कंट्रोलर के इंटरनल स्ट्रक्चर पे जाएंगे। उसके भी कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर सेम ही जैसे हम लोग ने देखा वैसे ही होगा। कंपोनेंट्स इनसाइड द एवरी फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड। अब फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं ये हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसके स्ट्रक्चर पे जाएंगे। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर इसका है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं CPU, जो प्रोसेसर होता है। अब इसमें भी एक प्रोसेसर लगता है। माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में थोड़ी सी डिफरेंस होती है, तो हम लोग यहाँ पे CPU प्रोसेसर लगाते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, जो कि ब्रेन की तरह काम करता है। फिर यहाँ पे हम लोग जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, बैरोमीटर, फिर मेमोरी और पावर सर्किट भी लगाते हैं। ये सब की वर्क क्या है, जो ये 3 जो हैं तुम्हारे जायरोस्कोप, बैरोमीटर और एक्सेलेरोमीटर, ये सब तुम्हारे सेंसर्स में काउंट होते हैं। सेंसर्स के लेक्चर अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिटेल में ये सब पे जाऊँगा। और मेमोरी तुम्हारे होती है जो कि किसी भी चीज़ के डाटा को स्टोर करें। फिर उसके बाद पावर सर्किट्स होते हैं, इसमें यूज होते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, जिससे तुम लोग को बहुत ही क्लियर व्यू आएगा। तो इंटरनल स्ट्रक्चर सबको दिख रहा है क्लियर? ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर तुम्हारा फ्लाइट कंट्रोलर का, इसमें कुछ कुछ कंपोनेंट्स को मैं बताऊंगा, जो जो मेन कंपोनेंट्स हैं, और बाकी कंपोनेंट तुम्हारा होते हैं इसको सर्किट को बचाने के लिए और पोर्ट्स
पे कनेक्ट करने के लिए, पोर्ट्स को कनेक्ट करने के लिए, फिर किस पोर्ट को कितनी वोल्टेज चाहिए, वो सब के लिए यहाँ पे कंपोनेंट लगे होते हैं। जो मेन कंपोनेंट है पहले हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बीच में तुमको रेड कलर के सर्कल में दिख रहा होगा, मतलब रेड कलर के स्क्वायर में दिख रहा होगा STM32F405। ये क्या है, तुम्हारा माइक्रो कंट्रोलर है। ये उसके ब्रेन की तरह काम करता है, मतलब पूरे फ्लाइट कंट्रोलर के ब्रेन की तरह काम करता है। और कैसे काम करता है ये तो बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनपुट लेगा, इनपुट से प्रोसेस करेगा, फिर उसके बाद आउटपुट देगा। और फिर आता है हम लोग का, यहाँ पे देखो ग्रीन कलर के बॉक्स में है तुम्हारा बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या काम करता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। कल शायद उसका क्रिस का डाउट था कि मतलब कि हम लोग हाइट कैसे मेजर करते हैं, एल्टीट्यूड कैसे मेजर करते हैं। तो हम लोग का एल्टीट्यूड मेजर करने का मेन जो मेथड है वो सबसे पहले बैरोमीटर जो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम लोग एल्टीट्यूड मेजर करते हैं, उसको प्रोसेस करके एल्टीट्यूड मेजर करते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको बैरोमीटर यहाँ पे यूज करते हैं एल्टीट्यूड मेजर करने के लिए। कैसे करते हैं अभी इसके भी डिटेल्ड पार्ट में हम लोग अगले लेक्चर्स में देखेंगे। फिर ये देखो पर्पल कलर का जो बॉक्स है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑक्सिलरी सेंसर्स, जैसे इसमें जायरोस्कोप हो गया, और तुम्हारा वो हो गया एक्सेलेरोमीटर हो गया, ये सारी चीज़ें MPU 6000 हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि जो डाटा है, जो स्टेबिलिटी के लिए हम लोग को डाटा चाहिए होता है, एक्यूरेसी के लिए हम लोग को डाटा चाहिए होता है, वो यहाँ से मिलता है। ऊपर यहाँ तुमको दिख रहा होगा ब्लू कलर के बॉक्स में IMU, इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट। ये क्या करता है, तुम्हारे एक्सिस को रोटेट करता है। जायरोस्कोप अगर तुम्हारा ड्रोन रोटेट करता है, कैसे रोटेट कर रहा है उसी एक्सिस पे, कैसे उस एक्सिस पे टिल्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ों को ये मेजर करता है। अब आते हैं हम लोग पावर सप्लाई पे। पावर सप्लाई यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे नीचे जब तुम लोग देख रहे होगा, नीचे तुमको दिख रहा होगा ग्राउंड और सप्लाई, MPO भी तो है ना सर। हाँ, अभी इन दोनों के बीच में डिफरेंस अगले लेक्चर्स में पता चल जाएंगे तुमको कि कैसे कैसे, मतलब इसमें जो 3 एक्सिस लिखा है, 6 एक्सिस का क्या रोल होता है, MPU में क्या, मतलब MPU सिर्फ एक्सीलरोमीटर है या तो बैरोमीटर है, कुछ तो कैसे कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें तुमको अलग अलग लेक्चर्स में, मतलब अलग अलग पार्ट में तुमको पता चल जाएंगे। अभी के लिए समझो कि जो हाँ IMU और एक्सेलेरो मतलब ऑक्सिलरी सेंसर्स सेम ही तरह का वर्क करते हैं, बस इसमें एक्सेस का डिफरेंस होता है, ओरिएंटेशन का डिफरेंस होता है। पावर सप्लाई के लिए यहाँ पे हम लोग ने ग्राउंड और सप्लाई दिया है, 5 वोल्ट सप्लाई। यहाँ नीचे तुमको दिख रहा होगा माउस कर्सर अगर रोटेट कर रहा है तो 5 वोल्ट इनपुट, और फिर ग्राउंड भी यहीं से मिलता है उसको। यहाँ देखो नीचे कनेक्टेड पिंस लिखे हैं सिग्नल के लिए, मतलब UART के लिए, ट्रांसमीटर के लिए, रिसीवर के लिए, सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे तुमको नीचे कनेक्शंस दिए गए हैं पिंस। पावर रेगुलेटर सेम मैंने बोला कि 3.3 वोल्ट पे अगर चल रहा है कोई माइक्रो कंट्रोलर तो उसको उतना प्रोवाइड करे। वोल्टेज रेगुलेटर, ऊपर करंट सेंसर है, करंट को मेजर करेगा कितना करंट कंज्यूम हो रहा है AC के, हाँ AC और बैटरी के मॉनिटर करने के लिए। USB पोर्ट से हम लोग कनेक्शंस को फुलफिल करते हैं, कंप्लीट करते हैं। स्टेटस LED, ये LED यहाँ पे लगी होती है जो कि ब्लिंक करती है, ये पता करने के लिए कि कनेक्ट हो गया कि नहीं, कभी पता करने के लिए कि ये ऑन है कि नहीं। तो बेसिक ये इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें कंपोनेंट हम लोग के जानने के लिए नहीं है, जितने भी मैंने बता दिए इतने इनफ है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में किसी को डाउट है कि आगे चलें? ओके, अब हम लोग कुछ पॉपुलर जो फ्लाइट कंट्रोलर्स आ रहे हैं, हम लोग बिगिनर लेवल के लिए, इंटरमीडिएट के लिए, प्रोफेशनल लेवल के लिए, वो हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं। अब सेम वही बात आ गई कि एक एक को डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारे मतलब सारे जो फ्लाइट कंट्रोलर्स हैं उसमें सेम इंटरनल स्ट्रक्चर फॉलो होता है। तो सेम इंटरनल स्ट्रक्चर फॉलो होता है, बस कुछ एडवांस के लिए कुछ प्रोटोकॉल चेंज हो जाते हैं, किसी का अपना ही सॉफ्टवेयर होता है, बस इसलिए वो अलग अलग कम्युनिकेट करते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के वो बनाए गए हैं। KK2 बोर्ड जो कि मैंने अपने ड्रोन में दिखाया था, कि जो मैंने डिज़ाइन किया था ड्रोन, उसमें KK2 बोर्ड लगा था। उसमें क्या होता है कि कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग ने डिस्प्ले और यहाँ पे
4 पिन्स लगाए हैं कनेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए। फिर नाजे 32 है, ये सब तुम्हारे बिगनर्स के लिए है। मतलब कि अगर तुम स्टार्ट करोगे तो बनाना, तो तुम कौन सा रिकमेंड करोगे कि हम स्टार्टिंग में बहुत सिंपल तरीके से कम्युनिकेट कर सकें। तो ये तीनों बोर्ड तुम्हारे लिए। ये ओपन पायलट पे वर्क करता है। और इंटरमीडिएट पे तुम्हारे आते हैं F4 फ्लाइट कंट्रोलर और F7 फ्लाइट कंट्रोलर। ये थोड़े से बिगनर से हाई लेवल के होते हैं। इसके जो कम्युनिकेशन की स्पीड होती है वो भी ज़्यादा होती है और अच्छे खासे सॉफ्टवेयर इसमें यूज होते हैं। अब फिर वही बात आ गई कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं और कैसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर पे हम लोग इसे इस्टेब्लिश करते हैं फ्लाइट कंट्रोलर और ESC को। ये सारी चीज़ जब हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम वाली लेक्चर्स को डिसाइड करेंगे, लेक्चर को रीड करेंगे, लेक्चर नंबर 8 को, तो वहाँ पे सब तुमको क्लियर हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर हम लोग आते हैं प्रोफेशनल ग्रेड पे, जो कि है हमारा पिक्सॉ है, क्यूब पायलट है और हॉलीब्रो है। ये सारी चीज़ें, ये सारे जो तुम्हारे फ्लाइट कंट्रोलर है, ये बहुत ही एडवांस लेवल का फ्लाइट कंट्रोलर है। मतलब इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मेंटेन होती है, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है और काफ़ी लैगिंग इसकी बहुत कम होती है। अगर तुम डाटा को बहुत हज़ार्ड कंडीशन पे लेके चले जा रहे हो, बहुत डेंजरस कंडीशन पे लेके जा रहे हो, तब भी ये वर्क करता है अच्छे तरीके से। और इसमें जो डाटा आती है, जैसे बिगनर लेवल पे डाटा को हम लोग उतना वो नहीं देते, एक्यूरेसी को उतना ज़्यादा हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग को बस उसको फ्लाइट उड़ाना रहता है और मतलब सही एरिया में उड़ाना रहता है। जैसे फील्ड है तो उसमें वो क्रैश होने के चांसेस कम रहते हैं। और प्रोफेशनल में जैसे कि मेन जो मार्केट में हम लोग के ड्रोन्स आते हैं, उसको प्रोफेशनल जो फ्लाइट कंट्रोलर होते हैं वो इसमें यूज किया जाता है। प्रोफेशनल जो यूज करने वाली चीज़ें हैं, मतलब प्रोफेशनल फ्लाइट कंट्रोलर कहाँ कहाँ यूज होती है, एग्रीकल्चर में यूज होती है, सर्वे एंड मैपिंग में यूज होती है, डिफेंस में यूज होती है, जहाँ पे एक्यूरेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे ऑब्स्टिकल बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं प्रोफेशनल। तो आई होप कि आज का जो चारों पार्ट था, 4 पार्ट में आज मैंने इसको डिवाइड किया था कि ESC क्या होता है, ESC के इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब वो वर्क कैसे करता है। APM 2.8, हाँ प्लीज। APM 2.8 को क्या हम इंटरमीडिएट बोल सकते हैं कि प्रोफेशनल? अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। कई सारे तरह के हमारे फ्लाइट कंट्रोलर आते हैं, डिपेंड करता है कि तुम कितना यूज कर रहे हो, मतलब तुम कैसे लेवल पे हो। अगर तुमको मार्केट के लिए बनाना है तो प्रोफेशनल वाला यूज करो। अगर तुमको ऐसे ही किसी को एज ए स्टार्टअप है या तो एज ए टेस्टिंग के लिए बनाना है, एज ए प्रोटोटाइप के लिए बनाना है, तो इंटरमीडिएट के लिए यूज करो। अगर तुमको अपने खुद के लिए बनाना है कि हम स्टार्टिंग में एकदम चेक करना है कि ये सक्सेस होगा कि नहीं, तो तुम बिगिनर वाला यूज करो। और ये सब नाम, मतलब मॉडल्स बहुत सारे हैं मार्केट में। मैंने कुछ मॉडल्स इसलिए लिए हैं कि ये सब ज़्यादा नोन है बहुत जगह पे। तो ठीक है, आज के जो नेक्स्ट क्लास है, परसों की क्लास, उसमें क्या हम लोग देखेंगे कि जितने सेंसर्स यूज होते हैं ड्रोन में। सेंसर्स तो कई सारे होते हैं, पर ड्रोन में यूज होते हैं जो सेंसर्स, स्पेशली हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो उसकी भी लेक्चर काफ़ी डीप में होने वाली है। तो अब से जो लेक्चर्स स्टार्ट हो रहे हैं उसको कोशिश करना मत मिस करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर एक भी लेक्चर मिस होती है, जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम वाला अगर लेक्चर मिस हुआ, तो उसके आगे के तुमको कोई भी लेक्चर नहीं समझ में आएंगे। अब तक जो लेक्चर हुए हैं थे वो बेसिक लेवल के थे, मतलब एक तुम लोग के मन में, तुम लोग के माइंड में ये चीज़ इस्टेब्लिश करना कि ड्रोन क्या होता है, ड्रोन कैसे कैसे वर्क करता है। ड्रोन बहुत ही ईजी है, टफ नहीं है। तो अब तक मैंने जो 6 लेक्चर लिए हैं, इसमें किसी को भी कोई भी डाउट हो और आगे क्या होने वाला है, आगे तुम स्टेप बाय स्टेप करो। मैंने ऐसा ही डिज़ाइन किया है कि तुम लोग को लास्ट लेक्चर तक एक खुद का ड्रोन पता चल जाएगा कैसे बनता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर एंड करते हैं। हाँ क्रिस, तुम क्या पूछ रहे थे, BEC क्या दूसरा क्लास में होगा? हाँ, जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है वो सारे दूसरे क्लास में हम लोग देखेंगे।
या तो जो जो सेंसर थे वो भी हम लोग दूसरे क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू।